सबसे पहले आपको यहाँ ये पता होना चाहिए कि जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो हमारी बनाती है आरबीआई। आरबीआई किसके थ्रू इसको इम्प्लीमेंट करती है? वेरियस बैंक्स के थ्रू। कैसे? इसमें बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जैसे कि एसएलआर, या फिर स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो हो गया, बैंक रेट हो गया, और आपके परचेज एंड द सेल ऑफ सिक्योरिटीज। नंबर ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिसके थ्रू हम सप्लाई ऑफ मनी को इंक्रीज एंड डिक्रीज कर सकते हैं। मेन मॉनेटरी पॉलिसी नाम में ही है मनी को कंट्रोल करती है आरबीआई इस पॉलिसी के थ्रू। लेकिन हर साल अपने टारगेट को ये पूरी तरह से अचीव नहीं कर पाती पॉलिसी। क्यों नहीं कर पाती? वही है इसकी लिमिटेशन। तो आइए डिस्कस करते हैं क्या है लिमिटेशन। सबसे पहले हमारा लिमिटेशन यहाँ आ जाएगी अनफेवरेबल बैंकिंग हैबिट्स। इंडिया में लोगों की बैंकिंग हैबिट अच्छी नहीं है। मतलब कि ये है कि इंडिया में लोग प्रेफर करते हैं कि वो कैश में पेमेंट करें। अभी भी आपके जो पेरेंट्स हैं वो कोशिश करेंगे कि उनके पर्स में पैसे हो। वो ट्रांजैक्शन बैंक के थ्रू, कार्ड्स के थ्रू इतने करना पसंद नहीं करते। जैसे अब पीछे हमारी डीमोनेटाइजेशन हुआ, तो डीमोनेटाइजेशन में सबसे ज़्यादा पैसे जो हैं वो घरों से निकले। लोगों ने, औरतों ने जो सेविंग्स हैं वो घर में की हुई थी कैश की फॉर्म में। वो पसंद ही नहीं करती बैंक में जाकर अपने पैसे को जमा करना। तो जब तक हमारी सर्कुलेशन का पैसा बैंक्स तक नहीं जाएगा तब तक एक बैंक जो है इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज करके डिक्रीज करके किसी भी तरह से कंट्रोल नहीं कर सकता। इसका मतलब कि मॉनेटरी पॉलिसी को सक्सेसफुल होने के लिए सबसे पहले ज़रूरत है कि जो पैसा सर्कुलेशन में है, हमारी इकॉनमी में है, वो पैसा बैंक्स में वापस आए। नेक्स्ट है हमारे पास अंडर डेवलप्ड मनी मार्केट। जब हम मॉनेटरी पॉलिसी में इंस्ट्रूमेंट्स की बात करते हैं तो एक पॉइंट डिस्कस करते हैं, सेल एंड परचेज ऑफ सिक्योरिटीज बाय द आरबीआई इन ऑर्डर टू इंक्रीज और डिक्रीज मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। यानी कि मनी सप्लाई को इंक्रीज करने के लिए और डिक्रीज करने के लिए डिपेंड करता है कि इकॉनमी में इन्फ्लेशन है कि रिसेशन की सिचुएशन है, तो उसके अकॉर्डिंगली हम मनी सप्लाई को इंक्रीज और डिक्रीज करने के लिए आरबीआई क्या करती है? सिक्योरिटीज़ को सेल एंड परचेज करती है। लेकिन अगर किसी कंट्री में यही मनी मार्केट जहाँ पर आपने सिक्योरिटीज सेल करनी है, परचेज करनी है, अगर वो ही ऑर्गेनाइज्ड नहीं है तो आप मॉनेटरी पॉलिसी को सक्सेसफुल नहीं बना सकते। डन। सो देखिए लास्ट में मैंने लिखा है द सेंट्रल बैंक एक्सटेंड इट्स कंट्रोल ओनली द ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। जो कमर्शियल बैंक्स हैं, शेड्यूल्ड बैंक्स हैं, जो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है, सिर्फ उसके ऊपर ही कमर्शियल बैंक कंट्रोल कर सकता है। जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स हैं उसके ऊपर कंट्रोल नहीं हो सकता। नेक्स्ट है एग्जिस्टेंस ऑफ ब्लैक मनी। ब्लैक मनी मतलब कि वो पैसा जिसको हम किसी रिकॉर्ड्स में शो नहीं करते, सीक्रेट अपने पास रख लेते हैं, डिस्क्लोज नहीं करते, टैक्स नहीं देते। तो जिस भी कंट्री में ब्लैक मनी होगी उस कंट्री में मॉनेटरी पॉलिसी को हम सक्सेसफुल नहीं बना सकते। ब्लैक मनी का मतलब वही हो गया कि बैंक्स के पास वो पैसा कभी गया ही नहीं, ना ही सेविंग हुई है, ना ही सेव करके बैंक ने उन डिपॉजिट्स को एज अ लोन किसी को दिया है। ठीक है। So the black money is not recorded since the borrowers and the lenders keep their transaction secret. लेन देन जिसने भी किया उसने ट्रांजैक्शन को क्या कर लिया? सीक्रेट कर लिया। डन। नेक्स्ट है इकोनॉमिक फोरकास्टिंग। मॉनेटरी पॉलिसी। पॉलिसी का मतलब ही क्या है? मॉनेटरी पॉलिसी। हम बात कर रहे हैं पॉलिसी। पॉलिसी का मतलब कि ही होता है प्लान करना। प्लानिंग का मतलब फोरकास्टिंग।
तो ये सारा कुछ फोरकास्टिंग के ऊपर डिपेंड है। हमारी इकॉनमी में इतना पैसा सर्कुलेशन में है, इतना पैसा ज़्यादा हो गया है, इसको कंट्रोल करने के लिए ये बढ़ा देते हैं। हम सारा कुछ क्या कर रहे हैं, जस्ट प्रेडिक्शन ही तो कर रहे हैं, सोच ही रहे हैं ऐसा करेंगे तो इसको कंट्रोल कर लेंगे। तो ये हमारी जो प्रेडिक्शन है वो 100% कभी सही हो ही नहीं सकती। अगर ये 100% सक्सेसफुल नहीं हो सकती, इसका मतलब कि जो हमने पॉलिसीज़ सेट की हैं उन पॉलिसीज़ को भी हम 100% अचीव नहीं कर सकते। डन। नेक्स्ट है हमारे पास टाइम लैग्स। टाइम लैग का मतलब ये है डाटा को कलेक्ट करना, डाटा को स्टडी करना, फिर पॉलिसी बनाना, फिर पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना। ये सारे काम करने में इतना टाइम लग जाता है कि जो फाइनल में हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं वो इम्प्लीमेंटेशन सक्सेसफुल नहीं होती। नेक्स्ट है लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन। अब लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन में क्या है, इंडिया में देख लीजिए जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं एक दूसरे से लड़ती रहती हैं, एक दूसरे से फाइटिंग करती हैं, ये नहीं सोचती कि हम इस पॉलिसी, अगर सामने वाली गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसी अडॉप्ट की है उसका बेनिफिट भी तो हो सकता है। जैसे कि अब जीएसटी आया, जीएसटी में लोग कहते हैं कि हमें तो नहीं समझ आ रहा कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो है कैसे इम्प्लीमेंट करें कैसे ना करें। तो जब इनडायरेक्ट टैक्स के इतने सारे रेट्स थे, अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग रेट्स लग रहे थे, तब क्या आप लोगों को समझ आ रहा था? तब भी नहीं समझ आ रहा था। लेकिन क्योंकि नई चीज़ आ गई है हम उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं हैं, तो एक गवर्नमेंट दूसरी गवर्नमेंट के साथ लड़ती रहेगी। तो इस लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन की वजह से ही जो नई चीज़ आप आती है उसको प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करने ही नहीं दिया जाता। यहाँ पर एक पॉइंट और बताऊंगी, पॉलिटिशियन में वांट टू कट द टैक्सेस वाइल ट्राइंग टू फाइट द इन्फ्लेशन। अगर इकॉनमी में इन्फ्लेशन आ जाती है तो इन्फ्लेशन का मतलब है कि लोगों के हाथ में पैसा बहुत ज़्यादा है। अब लोगों के हाथ में जो पैसा बहुत ज़्यादा है उसको कम कैसे कर सकते हैं? उसको हम कर सकते हैं कम टैक्सेस को इंक्रीज़ करके। लेकिन अगर गवर्नमेंट टैक्स बढ़ा देगी तो लोग सोचेंगे कि ये गवर्नमेंट अच्छी नहीं है, जब ये पोजीशन में आई तो इसने टैक्सेस को बढ़ा दिया। अब इसका फ़र्क पड़ जाएगा गवर्नमेंट के वोट बैंक के ऊपर। तो गवर्नमेंट पहले ही सोच लेती है हमने ये स्टेप नहीं लेना, क्यों? क्योंकि इससे हमारी वोटिंग के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। तो ये जो साइकोलॉजी है इसके चलते हुए जो पॉलिटिशियन है, जो गवर्नमेंट है, वो टैक्सेस में कट नहीं करती। टैक्सेस में कट नहीं किया तो इन्फ्लेशन भी जो है वो क्या करती है, पॉलिटिशियन में वांट टू कट द टैक्सेस, वो टैक्सेस को कम कर देती हैं, ठीक है, टैक्सेस को बढ़ाती नहीं है। जबकि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए टैक्सेस को बढ़ाना चाहिए। जब टैक्सेस बढ़ाएंगे तभी हमारी जो डिस्पोजेबल इनकम है, जो हमारी खर्च करने वाली इनकम है, वो कम होगी। लेकिन गवर्नमेंट डरती है कि मेरी पोजीशन के ऊपर फ़र्क ना पड़े, तो वो टैक्सेस को कम नहीं करती, टैक्सेस को बढ़ाती नहीं। यहाँ पर हमने पॉइंट करना है, याद रखिएगा, यहाँ पर नेगेटिव रिलेशन होगा। अगर हम टैक्सेस को इंक्रीज करेंगे तो ही हमारी इन्फ्लेशन जो है नीचे आएगी। दोनों पॉइंट्स के बीच में क्या होगा, नेगेटिव रिलेशन होगा। लेकिन गवर्नमेंट टैक्सेस को नहीं बढ़ाती, उसको कम ही रखती है, उसमें कट ही करती है। क्यों? क्योंकि वो अपनी वोट्स के ऊपर इफेक्ट डालना नहीं चाहती। नेक्स्ट है हमारे पास मे रेमेडी वन प्रॉब्लम एंड मेक अनदर वर्स। ये जो पॉलिसीज होती हैं कई बार क्या करती हैं, एक कॉज को, एक प्रॉब्लम को तो दूर कर देती है, लेकिन दूसरी प्रॉब्लम को क्या कर देती है, बढ़ा देती है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कंट्री में रिसेशन है, रिसेशन के टाइम पर डिमांड इतनी ज़्यादा नहीं होगी। अब गवर्नमेंट चाहती है कि डिमांड बढ़े, तो अब आरबीआई क्या कर देगी, डिमांड को बढ़ाने के लिए जो इंटरेस्ट रेट्स हैं उनको कम कर देगी। जब इंटरेस्ट रेट कम होंगे, लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोन लेना स्टार्ट कर देंगे, बोरोइंग करेंगे।
अल्टीमेटली लोगों के हाथ में पैसा आएगा और वो डिमांड करेंगे। कई बार ये जो चीज़ है इन्फ्लेशन की ओर ले जाती है। तो एक तरफ से हमने रिसेशन को तो कंट्रोल कर लिया, लेकिन हमारी मनी सप्लाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि दोबारा से इन्फ्लेशन आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो कई बार एक प्रॉब्लम जो है वो ख़त्म हो जाती है और दूसरी प्रॉब्लम जो है आकर खड़ी हो जाती है। नेक्स्ट है हमारे पास इन्फ्लुएंस ऑफ नॉन मॉनेटरी फैक्टर। द रिजर्व बैंक हैज़ नो कंट्रोल ओवर डेफिसिट फाइनेंसिंग। बिल्कुल, यहाँ पर ये पॉइंट मैं डिस्कस करना चाहूँगी। जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो बनाती है हमारी आरबीआई, लेकिन जो फिस्कल पॉलिसी है वो बनाती है हमारी गवर्नमेंट। गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि कितनी डेफिसिट फाइनेंसिंग इस साल करनी है, कितने न्यू करेंसी नोट इशू करने हैं कि नहीं। मान लीजिए, यहाँ पर एक एग्जांपल से समझाऊंगी पॉइंट को। मान लीजिए कि आरबीआई जो है वो इंस्ट्रक्शन दे देती है कि इंटरेस्ट रेट जो है बोरोइंग्स के ऊपर उसको क्या कर दिया जाए, इंटरेस्ट रेट को बोरोइंग्स के ऊपर बढ़ा दिया जाए। ठीक है, इससे क्या होगा, लोन महंगे हो जाएंगे, लोग जो है वो कम लोन लेंगे, मतलब कि मनी सप्लाई को हम क्या कर देंगे, इस तरह से लेस कर देंगे, या फिर कह लीजिए इसको हम क्या कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे। आरबीआई ने तो रिड्यूस कर दिया मनी सप्लाई को, लेकिन उधर से गवर्नमेंट ने क्या किया, न्यू करेंसी नोट इशू कर दिए, डेफिसिट फाइनेंसिंग कर दी। डेफिसिट फाइनेंसिंग करने से मनी सप्लाई क्या होगी, इंक्रीज होगी। आरबीआई ने कोशिश की मनी सप्लाई को डिक्रीज करने की, तो गवर्नमेंट ने फिस्कल पॉलिसी के अंदर मनी सप्लाई को फिर से इंक्रीज कर दिया, तो कॉन्ट्राडिक्टरी हो गए। तो यहाँ पर यही पॉइंट आएगा कि सब कुछ जो है वो आरबीआई के हाथ में नहीं होता, सब कुछ मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर कवर हम नहीं कर सकते। आई होप